3 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन की आउटर सेल को नाम क्या देते हैं हम? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल कौन कौन सी होती है? तो मैंने बताया होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है? 1s2 2s2 एंड 2p2। ये सब बता दिया था ना मैंने, सब बता चुकी हूँ ना मैं। और यहाँ पर इस 2s2 2p2 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं मैम? वैलेंस सेल, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहाँ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में, कार्बन की वैलेंस सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं, उसको उस एलिमेंट की संयोजकता कहा जाता है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2 और 2 4। जितनी एलिमेंट की वैलेंसी होती है उतने ही वो क्या बना सकता है? केमिकल बॉन्ड बना सकता है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कौन करता है? तो मैम एक एलिमेंट के आउटर सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के आउटर सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो कार्बन के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया होगा कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो मैंने बताया था कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सह संयोजक बंध। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। एक एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने रख दिए, दूसरे एलिमेंट ने अपने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 4। जब एक को जरूरत होगी वो ले लेगा, जब दूसरे को जरूरत होगी वो ले लेगा। तो आपस में शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कार्बन क्यों बनाता है? तो मैंने बताया होगा कार्बन की वैलेंस सेल का आकार छोटा होता है। कार्बन की जब वैलेंस सेल का आकार छोटा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब एटॉमिक रेडियस कम है तो मैम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और जब इन इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करोगे तो ये होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हाँ, मैं बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो सर जी डोंट वरी सब पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो कार्बन की जब वैलेंस सेल का आकार छोटा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी कम। जब एटॉमिक रेडियस कम तो मैम इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो क्या लगते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता। दूसरा कि हाँ, मई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विष्णु जी, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा कि आप इलेक्ट्रॉन 4 लाकर भर भी नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि अगर मैम हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और सेम चार्ज के बीच में जब डिस्टेंस कम होता है तो क्या लग जाता है? रिपल्सन लग जाता है। और रिपल्सन के बाद में क्या हो जाता है? ये इसको बाहर, ये इसको बाहर, ये इसको बाहर करेगा। इसीलिए मैम कार्बन ना इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ना इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। तो अब ना डोनेट कर रहा ना रिसीव कर रहा, बट उसको स्टेबिलिटी तो लेनी ही लेनी है। और स्टेबिलिटी लेने के लिए कहाँ जाएगा? तो आपस में शेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाएगा, सांझे वाले ऑप्शन में जाएगा। और जब सांझे वाले ऑप्शन में जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा वहां पर? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 4। तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। इसीलिए हम कार्बन की स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रल, 4। ठीक है, और मैंने बताया होगा जहां पर 4 बॉन्ड बनते हैं वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई होगी, कार्बन की बहुत ही अलग क्वालिटी है। कौन सी? हाँ, कोई ऑफिशियली डेट नहीं आया अभी तक। जो दिनेश पीएम मोदी जी, अभी तक ऑफिशियली कोई डेट नहीं आया जेई का। ठीक है, हाँ, चतुष्फलकीय संरचना होती है। कृष्ण गोपाल जांगीर, आपने सही बताया। उसके बाद मैंने बताया होगा कार्बन की जो पीरियोडिक टेबल में एक बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है वो कार्बन की? तो कार्बन जो है उसके पास सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है। कार्बन के पास बहुत ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है। अब कैटिनेशन पावर क्या होती है? तो कार्बन या तो कार्बन के साथ या कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़कर
बहुत ज्यादा लंबी लंबी चेन बना देता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना देता है। और ये लंबी लंबी चेन बनाने की जो क्वालिटी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन पावर। जब मैम कार्बन की कैटिनेशन पावर ज्यादा है, इसीलिए कार्बन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कंपाउंड क्रिएट कर सकता है, सबसे ज्यादा यौगिक बना सकता है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा कंपाउंड है, कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा यौगिक है, तो किसके, कार्बन के। आज पढ़ाऊंगी मैं कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करता है, वो सब भी पढ़ाऊंगी मैं। चलो मैडम, हिंदी में पीडीएफ नहीं मिली सेल की। अरे हिंदी में है सेल की पीडीएफ, किसने बोला? राजू मीना जी, डाउनलोड करो, वहां है हिंदी में, ऐसा नहीं है। हाँ कन्हैया जी, आपका नाम दिख रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कार्बन के एलोट्रोप। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अच्छा पता है, बीच में ना आप लोग कमेंट करके ना ध्यान मत मेरा वो किया करो, डिस्ट्रैक्ट मत किया करो। एंड में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये पीडीएफ का टीचर से मत बोला करो, मैनेजमेंट को फोन करो, वहां से ले लो। देखो एलोट्रोप को हिंदी में क्या कहा जाता है, अपर रूप। कार्बन के 4 एलोट्रोप होते हैं, 4 एलोट्रोप, यहां पर 4 लिखना है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, तो कितने, 4। अब एलोट्रोप की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने लास्ट टाइम आपको, तो क्लास, अच्छा क्लियर नहीं है, नोट्स तो क्लियर है यार, अगर नहीं है तो हम देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल फॉर्म अलग बट केमिकल फॉर्म क्या होती है, सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। कार्बन के कितने, 4। अब इन चारों के आपको नाम पता होना चाहिए, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड ग्रेफीन, जो मैं लास्ट क्लास में आपको लिखवा के गई थी। अब इन चारों में से 4 आपको इनके बारे में बातें, 4 लाइन पता होना चाहिए। कौन कौन सी, देखो सबसे पहली पता होना चाहिए। एमसीक्यूज कब करवाऊंगी, संडे को करवाऊंगी अंजू मैम। जितना भी मैंने बायो और केमिस्ट्री पढ़ाया है उसके मैं एमसीक्यूज बना रही हूँ, तो मैं हो सकता है कल सैटरडे को भी कर लिया तो मैं एमसीक्यूज करवा सकती हूँ, या मंडे या संडे में एक दिन में आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगी। सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, स्क्रीन पे चलाऊंगी, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप आंसर टिक करेंगे, बताएंगे मुझे, ठीक है। देखो दोबारा बताऊं मैं, कोई बात नहीं, बता देती हूँ मैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल फॉर्म अलग, जिनके भौतिक गुण अलग अलग और जिनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उनका नाम क्या होता है, अपर ग्रुप। कार्बन के कितने, 4। ठीक है, इन चारों में आपको क्या क्या बात याद करनी है, आपको सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में याद करना है कि इन चारों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में गलनांक बिंदु कहा जाता है, और मैं आपको बता चुकी हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, आपसे पूछेगा डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ग्राफाइट का कितना होता है, ग्राफीन का कितना होता है, फुलरीन का कितना होता है। लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा लेना, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा इन चारों में से सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का, और सबसे बुरा या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। ठीक है, ये आपको याद करना है। तीसरा आपको क्या याद करना है, आपको यहाँ से याद करना है इनके यूजेस, इनके यूजेस, ये किसका क्या यूज होता है। जैसे आपसे पूछे ग्राफीन का यूज क्या है, ग्राफाइट का यूज क्या है। ठीक है, और चौथा आपको इनमें पढ़ना है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। ठीक है, ये सब आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहला 1 नंबर डाल के यहाँ पर लिख रही हूँ डायमंड। डायमंड, हिंदी में डायमंड को कहा जाता है हीरा, हीरा, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्लेटिनम और डायमंड में। एक बात याद रखना, पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम एक मेटल होती है, एक धातु होती है, जैसे आपकी सोना चांदी, जैसे प्लेटिनम, ये सब मेटल्स होती हैं। और मेटल्स का मतलब क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सको, या उसके पास फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको मेटल, इसको धातु कहा जाता है। तो प्लेटिनम एक धातु होती है, बट डायमंड क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन की एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, डायमंड इज ए नॉन मेटल, डायमंड इज ए नॉन मेटल। सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका डायमंड के बारे में। हीरा एक अधातु है, हीरा एक अधातु है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बट प्लेटिनम, पीटी क्या होता है, प्लेटिनम एक मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां से डायमंड के बारे में आपको क्या याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज हार्डेस्ट, इट इज हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड
स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कार्बन के सबसे हार्ड या सबसे स्ट्रॉन्ग एलोट्रोप का नाम बताओ। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल डिफरेंट। हाँ जी दिनेश जी, अगला चैप्टर करवाएंगे तो बताएंगे कि कैसे मेटल नॉन मेटल डिफरेंट होती है, बताएंगे। अभी बस चुपचाप यही सुनो, जितना मैं बोलती हूँ उतना सुनो। ठीक है, हिंदी में आपको पढ़ना है, यह है कार्बन का सबसे मजबूत और सबसे कठोर अपर रूप है, अपर रूप बोले तो एलोट्रोप है। अब इसका रीजन दो मैम कि ये कठोर क्यों होता है। ध्यान से सुनना कि ये कठोर या स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। दो रीजन होती है इसके स्ट्रॉन्ग होने का। सबसे पहला इसके हार्ड होने का रीजन क्या होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से ये हार्ड होता है। अब मैम इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है, तो देखो डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़कर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़कर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब अगेन ये 3 कार्बन, मैंने बताया था कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन में क्या होता है, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, मतलब लंबी लंबी चेन बनाने की इसमें क्वालिटी होती है। तो ये कार्बन अगेन 3 से जुड़ेगा, फिर ये कार्बन अगेन 3 से जुड़ेगा ऐसे, फिर ये कार्बन अगेन 3 से जुड़ेगा, फिर ये कार्बन अगेन 3 से जुड़ेगा, ये 3 से जुड़ेगा, ये 3 से जुड़ेगा, ये 3 से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा और एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। कैसे, देखो किसकी 3D स्ट्रक्चर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, और कौन से बॉन्ड होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जब 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा। केमिस्ट्री में 4 को टेट्रा कहा जाता है। टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बन चुकी है। ऐसे मैम आगे से आगे चेन बनती जाती है, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। और इस 3D स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं, आयोनिक। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर तो कितने बन रहे हैं, 4। तो इसकी स्ट्रक्चर एक तो 3D फॉर्म में लंबी लंबी चेन बन गई इसके अंदर, दूसरा इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड, 4। और कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड से तो वीक, बट बाकी सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए कार्बन हार्ड भी हो जाता है और इसीलिए डायमंड हार्ड भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे, या तो बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। या इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब, अच्छा वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड देखिएगा, साउंड नहीं आ रही, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, साउंड तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रल बोलेंगे। हिंदी में इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर। तो मैम ये अपनी स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, हार्ड या स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम समझ में नहीं आ रहा, तो अमित जी समझ में क्यों नहीं आ रहा, आपको समझ में, हो सकता है आपने लास्ट क्लास नहीं की हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मैम ये हार्ड क्यों हुआ या स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, अपनी स्ट्रक्चर की वजह से। अब स्ट्रक्चर में ऐसा क्या था, इसकी स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़कर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से तो वीक होते हैं, बट बाकी सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो रट्टा लगा लो, कुछ इलाज नहीं है इसका। आप बस ये याद कर लो कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रल।
ठीक है, तो एक रीजन हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रही है, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बंध बन रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट होगी। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन क्या होता है, इस डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अरे प्लीज इनको एक मैसेज करके छोड़ना, जैनिस कुमार को बोलिए कि अनम्यूट बटन, अपने जो म्यूट वाला बटन है उसको अनम्यूट कर लें तो साउंड आएगी। इनको साउंड कहाँ से आ जाएगी, एक मैसेज छोड़ दीजिए इनको, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, डायमंड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसका गलनांक बिंदु, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका एमपी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर हार्ड है, उसकी स्ट्रक्चर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, इसलिए। कितना होता है कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कुछ आइडिया दे दो, मतलब लमसम आइडिया दे दो कि मैम 2000 2500। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कितना होता है? 3300। अरे ये तो टंगस्टन का होता है, मतलब टंगस्टन भी इसके नियर बाई होता है। नहीं 10,000 नवीन जी गलत आंसर है। पीएम मोदी जी आप नियर बाई बता रहे हैं पर सही नहीं है। 2500 डिग्री सेल्सियस 5000 के गलत है। ईशान जी गलत है। सुरजीत जी आपका भी गलत है। मैम भूल गए। मोहित सैनी जी कोई बात नहीं है। 5000 केल्विन 1200 गलत है। 11,000 गलत है। नहीं गलत है। देखो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 4726 डिग्री सेल्सियस। 4726 डिग्री सेल्सियस इतना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो हो गया। हाँ नियर बाई 4800, नियर बाई इतना ही होता है। चलो नेक्स्ट देखो, इसकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको कैसी बताई, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, तो मैम आपने अभी बताया कि इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं, 4। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है। और लास्ट क्लास याद करो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जहां पर 4 बॉन्ड बनते हैं वहां पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, वहां पर संकरण कौन सा होता है। हाँ जी बताइए, कौन सा बताया था मैंने, sp3, sp3। वहां पर संकरण कौन सा होता है, तो sp3 होता है। क्लियर है? वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 होता है। नेक्स्ट देखो, ये जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत का कुचालक। क्यों होता है बैड कंडक्टर, तो आपको ये बताने की जरूरत थोड़ी ना, इतनी फिजिक्स पढ़ ली आपने, इतनी रोज आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपने क्या पढ़ा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए किसी भी मेटल या किसी नॉन मेटल के पास क्या होने चाहिए, फ्री आयंस होनी चाहिए। आयंस उसमें चार्ज होना चाहिए, फ्री चार्ज होना चाहिए, या फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो डायमंड की स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों ने क्या बना लिया, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिया। ये देखो बॉन्ड बना लिया, और जब बॉन्ड नहीं है तो उसकी वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बॉन्ड बना चुके हैं इलेक्ट्रॉन पहले से, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके पास फ्री चार्ज नहीं है। फ्री चार्ज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते उसके अंदर से, तो वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत का कुचालक होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन के उस एलोट्रोप का नाम बताओ जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो कौन सा होता है, डायमंड। डायमंड ये एक ही एलोट्रोप ऐसा है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका यूज क्या होता है, काम कहाँ आता है।
तो एक तो ज्वेलरी बनाने में काम आता है, पता ही है आपको, ज्वेलरी बनाने में काम आता है ना, ज्वेलरी बनती है ना। बताऊंगी सोनू जी, बताऊंगी सोना और इसका दोना बताऊंगी, गोल्ड के भी कैरेट बताऊंगी, इसके भी बताऊंगी, रुक जाइए ना। दूसरा देखो ये क्या काम आता है, दूसरा इसका काम क्या आता है, तो इसका इसका यूज होता है दूसरा पेपर कटिंग में। पेपर कटिंग बोले तो हार्ड पेपर की, पेपर को काटने में इतना हार्ड होता है कि पेपर की कटिंग कर देता है। उसके बाद मिरर कटिंग में, ग्लास की कटिंग में, ग्लास कटिंग बोल सकते हैं, ग्लास कटिंग में काम आता है। रॉक कटिंग में काम आता है, चट्टानों को काटने में काम आता है, इतना हार्ड होता है। तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, डायमंड के। मिरर कटिंग में, ग्लास कटिंग में, रॉक कटिंग में, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने पीएम मोदी जी, बिल्कुल। पेपर कटिंग में, मिरर कटिंग में, या ग्लास कटिंग में, या रॉक कटिंग में। एक बार एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि मेनली मिरर कटिंग में किस कलर का डायमंड यूज करते हैं। 3-4 कलर के डायमंड होते हैं ना, एक कोहिनूर डायमंड होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है जो ज्वेलरी में काम आता है, एक ब्लू होता है, एक ब्लैक डायमंड होता है। तो पूछा था कि मिरर कटिंग में मेनली कौन सा, हाँ देखो कि तो कौन सा डायमंड यूज होता है, तो मिरर कटिंग में मेनली ब्लैक डायमंड यूज होता है, काला हीरा, ब्लैक डायमंड का यूज होता है। ब्लैक डायमंड इज यूज्ड इन मिरर कटिंग। क्लियर है? इतने सारे के सारे आपको पॉइंट याद करने हैं किसके अंदर, डायमंड के अंदर। जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो एक तो ये है और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये दोनों आपको पॉइंट याद करने हैं। हाँ, डायमंड कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं सोनू यादव जी। मेनली एक ब्लू डायमंड होता है, एक ट्रांसपेरेंट डायमंड होता है, एक आपका ब्लैक डायमंड होता है, और एक रूबी डायमंड भी होता है जो हल्का सा मतलब महरून कलर का होता है, और एक आपका होता है कोहिनूर डायमंड। 4-5 कलर के डायमंड होते हैं। आपने देख रखे हैं डायमंड? मैंने तो देखे नहीं। हाँ, मैंने तो कभी देखे नहीं, आप लोगों ने देख रखे होंगे। साउंड तो एकदम सही है, साउंड कहाँ से ब्रेक हो सकती है, साउंड सही है ना, क्योंकि डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ग्लास को काट देता है। हाँ, चौकीदार का भी लिख रहे हो तुम लोग, है कुछ भी लिख रहे हो। 2 नंबर पे देखो ग्रेफाइट, दूसरा अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हिंदी में जिसको ग्रेफाइट ही कहा जाता है, कुछ अलग नाम नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। अच्छा, घर में है डायमंड की रिंग, अरे वाह मोदी जी आप तो बहुत अमीर है, हमने तो कभी देखा ही नहीं डायमंड अभी तक, है। तुम लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी तो तुम लोग देखोगे, हमारी तो वो भी नहीं, हमारी सरकारी नौकरी भी नहीं लगने वाली कभी। चलो देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का एक नाम और होता है, इसको ब्लैक लेड भी कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन की किस एलोट्रोप को आप काला सीसा कह सकते हैं, किस एलोट्रोप को, किस अपर रूप को आप ब्लैक लेड कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है, ग्रेफाइट को, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो ग्रेफाइट, नेक्स्ट आपको यहां से क्या पॉइंट याद रखना है, ये जो ग्रेफाइट होता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, क्योंकि मैम इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री आयंस होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। यह है विद्युत का, विद्युत बोले तो बिजली, बिजली का, यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, प्रमोद जी आ चुके हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका, अभी हम आपको याद भी कर रहे थे कि आज प्रमोद जी कैसे नहीं आए। नीरव मोदी है, हाँ नीरव मोदी है, सही है। मैम आज अच्छी लग रही हैं, क्यों बिट्टू जी बाकी दिन हम अच्छे नहीं लगते क्या, तुम क्या कहना चाहते हो, है बाकी दिन अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट देखो ग्रेफाइट के बारे में आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको यहाँ से याद रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, या शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या होता है,
MP। गलनांक बिंदु कितना होता है? तो इसका होता है 3527 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स 3527 डिग्री सेल्सियस, 3527 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अरे सॉफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने से कोई वो नहीं होता है। प्रमोद जी वो कुछ इश्यू आ गया था इंटरनेट का, पीछे से लाइन कट थी, पूरी दिल्ली में लाइन कट थी इंटरनेट की, इसलिए नहीं हो पाया था। दिल्ली के नॉर्थ जोन में इंटरनेट की सप्लाई बंद थी आज सुबह सुबह। सुबह क्या मतलब जब आपका एनटीपीसी के बैच का टाइमिंग था तब, इसलिए नहीं हो पाई थी। हो जाएगी, कल ज्यादा ले लेंगे सर क्लास, कल 2 घंटे ज्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्रमोद जी, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि जो ग्रेफाइट है उसकी स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? संकरण कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है हमेशा हेक्सागोनल, और जहां हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है वहां पर संकरण होता है हमेशा sp2, sp2, sp2। ठीक है, यहाँ पर sp2। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो विष्णु गेना जी, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है, वो पॉइंट जिसके बाद किसी भी एक लिक्विड चीज को किसी भी एक लिक्विड चीज को ठंडा करने पर वो सॉलिड चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो तरल अवस्था से अपनी ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसको बोलते हैं। अमित जी अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्लास छोड़ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप बार बार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं चूरू से हूं। तो चूरू से है तो क्या मतलब आपको समझ में नहीं आएगा? कुछ भी बोलेंगे आप? नहीं समझ में आ रहा आप क्लास छोड़ दीजिए, फालतू में क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। 10 बार आप कमेंट कर चुके हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चूरू से हूं, मैं चूरू से हूं। तो चूरू से है तो क्या हो गया? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं भी चूरू से ही हूं। कुछ भी बोलना है मतलब। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्लास छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कैसे समझाएगा कोई एक टीचर? बोल दिया मैंने, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चा होता है उसको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती है, उसको बट वो भी तो कंसंट्रेट करता है तो टर्म समझ में आने लग जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा, लास्ट क्लास देख लो, 4 क्लास। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते हम आपका, आप जाइए अपना, जहां से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा नहीं समझा सकती मैं। नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, बार बार यहाँ कमेंट करके स्क्रीन को खराब करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा भैया छोड़ दो आप, जिसका समझ में आ रहा है उस टीचर का बैच ज्वाइन कर लो, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे जाना है आपको वैसे चले जाओ। यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है ये सब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं कि ये जो आपने देखा होगा ग्रेफाइट कहाँ यूज होती है। ग्रेफाइट का यूज क्या होता है? तो एक तो होता है ये पेंसिल बनाने में यूज होती है। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का काम क्या होता है? एक तो पेंसिल बनाने में, आपने देखा होगा जो कच्ची पेंसिल होती है ना नटराज वाली, उसकी जो नॉब होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो किसकी किसकी बनी होती है? तो किसकी होती है? एक तो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। हाँ ये सच में टीचर को पागल समझते हैं, ये जो है ना 2-4 यहाँ पर 10 बार बोल चुके हैं, फिर भी मैंने सोचा चलो मैंने अवॉइड किया, एक कमेंट अवॉइड किया मैंने, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अच्छा नहीं होता है ना यार। कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चों का, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, इकोनॉमिक्स के मुझे टर्म्स समझ में नहीं आते, तो मैं कभी क्रिएट भी नहीं करती इकोनॉमिक्स में। आप भी छोड़ दो, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही आप छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। देखो, तो एक यूज तो क्या हो गया ग्रेफाइट का पेंसिल बनाने में। दूसरा देखो क्या यूज होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को हिंदी में कहा जाता है स्नेहक के रूप में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन के उस एलोट्रोप का नाम बताओ जो लुब्रिकेंट के रूप में यूज में ले सकते हैं आप जिसको। ठीक है, देखो कैसे। हाँ कृत्रिम ग्रेफाइट बताएंगे, रुक तो जाओ सोनू यादव जी, देखो हाँ इसका स्ट्रक्चर ही बताएंगे। अरे तुम लोग आगे क्यों चलते हो, आगे मत चला करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। देखो अच्छा ऊपर लिखूं, कोई बात नहीं इधर लिख देती हूँ। देखो ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, तो ग्रेफाइट का यूज मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक तो पेंसिल बनाने में हो गया, दूसरा क्या है लुब्रिकेंट बनाने में। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। बड़ी बड़ी मशीनरी में
या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो बड़ी बड़ी मशीन्स में जहां पर ऑयल और ग्रीस काम नहीं आता, जब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आप ऑयल और ग्रीस का यूज करते हैं, तो ऑयल, तेल या ग्रीस काम नहीं आता, वहां पर क्या काम आता है, वहां पर एज ए लुब्रिकेंट आप किसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को यूज करते हैं। चलो, एक तो हो गया लुब्रिकेंट। नेक्स्ट देखो ये कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ये आराम से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय यंत्र में यूज होता है ये। न्यूक्लियर को बोलते हैं हिंदी में नाभिकीय, रिएक्टर का मतलब होता है यंत्र, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या आती है, रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ोगे, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो ये कहां पर यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो एज ए मॉडरेटर यूज कर सकते हो, एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। याद करो, मैंने लास्ट क्लास मैंने बताया था, जो हैवी वाटर होता है वो भी एज ए मॉडरेटर यूज कर सकते हैं हम, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करवाने के लिए हम एज ए मॉडरेटर, और दूसरा एज ए कंट्रोल रोड भी इसको यूज कर सकते हैं। एज ए कंट्रोल रोड, हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक छड़, कंट्रोल रोड, जो बेरियम, कैडमियम और ग्रेफाइट की बनाई जाती है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, ज्यादा एनर्जी बनने लग जाती है, तो उस एनर्जी को न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करवाया जाता है, किसकी रोड लगाकर, तो ग्रेफाइट की रोड लगाकर। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, एज ए लुब्रिकेंट वाला भी है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एज ए मॉडरेटर वाला भी, और एज ए कंट्रोल रोड वाला भी। कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आती है। हाँ प्रमोद जी, सही बोला है आपने, एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन से बनता है। बताएंगे आगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। सीजीएल तक सिलेबस हो जाएगा, कोई चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग, बस ऐसे फालतू के कमेंट नहीं करोगे तो हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो ये होगी ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें। अब सुनो एक बात और ग्रेफाइट के बारे में, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर कभी पेंसिल की नोक निकालकर उसको ऐसे टच किया होगा, तो आपने फील किया होगा हल्की सी स्लिपरी लगती है आपको, पेंसिल की नोक चिकनी लगती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा एक बार एग्जाम में कि जो ग्रेफाइट है उसको छूने पर हमें वो स्लिपरी या चिकना क्यों लगता है। तो ध्यान से सुनना, देखो देखो कैसे इस ग्रेफाइट छूने पर चिकना क्यों लगता है। जो ग्रेफाइट होती है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आपने स्कूल में बनाई होगी ईंट जैसी स्ट्रक्चर, याद आ रही है, तो 9th क्लास में थी इसकी स्ट्रक्चर। फिर अगेन आपने एक स्ट्रक्चर बनाई होगी ऐसी की ऐसी नीचे सेम, और इन दोनों स्ट्रक्चर के इन पॉइंट्स को ऐसे डॉट 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 करके आपने कनेक्ट किया होगा। ऐसे ही आपने इधर किया होगा, इसको कनेक्ट किया होगा ऐसे, है ना। ऐसे बनाई थी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। देखो होता क्या है बेसिकली, मैंने ये जो डॉट 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 बनाए हैं ना, दो लेयर्स, ये लेयर है, एक ये लेयर है ग्रेफाइट की, एक ये लेयर है ग्रेफाइट की, ठीक है। तो इन दोनों लेयर के बीच में ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर वांडर वाल बॉन्ड बनता है, वांडर वाल बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पर। और याद करो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सबसे वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, सबसे वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, कमजोर बॉन्ड कौन से होते हैं, वांडर वाल बॉन्ड। तो होता क्या है बेसिकली मैम, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर्स में होती है, और दो लेयर के बीच में क्या बनता है, तो दो लेयर के बीच में वांडर वाल बॉन्ड बनता है। और आपने जैसे ग्रेफाइट को ऐसे छुआ, छुआ मतलब ग्रेफाइट के ऊपर प्रेस लगाया आपने, ग्रेफाइट को दबाया, और जैसे ही आपने ग्रेफाइट को दबाया, दबाने से इन लेयर्स के बीच में वांडर वाल जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और जब स्लाइड के बीच में बॉन्ड नहीं बचा, तो इन स्लाइड की ओवरलैपिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है, और उसी चिपकने से आपको क्या हो जाता है, हल्का सा ग्रेफाइट कैसा फील होता है, स्लिपरी या चिकना फील होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रेफाइट किस बॉन्ड की, ग्रेफाइट के लेयर में कौन सा बॉन्ड होता है जिसकी प्रेजेंस में ग्रेफाइट हमें स्लिपरी या चिकना फील होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, वांडर वाल बॉन्ड, वांडर वाल बन पाया जाता है, ठीक है। हाँ मॉडरेटर को एक्सप्लेन कर दूं, हाँ परतीय संरचना, ये ग्रेफाइट की परत मतलब परत, लेयर संरचना होती है। मॉडरेटर का मतलब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जब एकदम से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई, तो वहां पर ग्रेफाइट की रोड लगा दी, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वांडर वाल बॉन्ड बनता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक बार और एग्जाम में क्वेश्चन था,
क्या क्वेश्चन था कि आप लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बना सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बना सकते हैं। एक होता है नेचुरल, नेचुरल की क्वालिटी होती है सारी। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट का मतलब होता है ऐसा ग्रेफाइट जिसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% वही क्वालिटीज हो जो किसके अंदर होती है, ग्रेफाइट के अंदर होती है। ठीक है, देखो गुड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि सर इसके पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज होता है इसलिए। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बनता है, या इसको हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम ग्रेफाइट। कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे बनाया जाता है, आपको क्या क्या चीज चाहिए आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने के लिए। दो चीज चाहिए आपको, क्या क्या, ध्यान से सुनना। पहला आपको चाहिए कोक। अब मैम कोक क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना। कोक वो पीने वाला नहीं है, थम्स अप कोका कोला नहीं होता है कोक। देखो क्या होता है यहाँ पर, कोक क्या होता है, कोक को कहा जाता है बुझा हुआ कोयला। बुझा हुआ कोयला। कोक क्या होता है, तो कोक होता है बुझा हुआ कोयला। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बेस करवा रही थी तो मैंने बताया होगा बुझा हुआ चूना क्या होता है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, किसको बताया था मैंने, बुझा हुआ चूना किसको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताया था, अगर आपको याद हो तो। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी दोगे CaO+H2O क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बट अगर बुझा हुआ कोयला पूछे तो वो क्या होता है, कोक। ये कोक कैसे बनता है, जब आप नेचुरल कोयले को ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखते हो तो कुछ दिनों के बाद इस कोयले से 3-4 चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एक कोयला गैस, दूसरा अमोनिया, तीसरा यहाँ पर आपका कोक कोयला मिलता है, बुझा हुआ कोयला। ठीक है, बुझा हुआ कोयला कौन सा है, तो कोक। जब इस बुझे हुए कोयले को आप मिट्टी के साथ मिलाओगे, मिट्टी को केमिस्ट्री में कहते हैं सिलिका। सिलिका। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SiO2, जो सीमेंट बनाने में भी काम आ रही थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो कोक और सिलिका इन दोनों के मिक्सचर बनाओ, इन दोनों का मिक्सचर बनाकर और इसको 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दो। जो भी चीज बनेगी उसमें वही क्वालिटी होंगी जो आपकी ग्रेफाइट के अंदर थी। और इस मिक्सचर को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इस मिश्रण को हम आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बोलने लग जाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको आंसर क्या देना है, एक बुझा हुआ कोयला और दूसरा सिलिका। उसके मिक्सचर को कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा ये पूछा जाता है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लैक लेड कार्बन के किस एलोट्रोप को कहते हैं, और इसका यूज भी आपको याद रखना है। इसका यूज भी आपको याद रखना है। सिलिका क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी, रेत, सिलिका, SiO2 हो गया। तो ये कार्बन के आपके दो एलोट्रोप हो गए। नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट। डायमंड सबसे हार्ड होता है और डायमंड बैड कंडक्टर होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। क्योंकि डायमंड के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिया तो फ्री नहीं रहे। जब फ्री नहीं रहे तो वो उसके पास फ्री आयंस नहीं है, तो अब वो क्या नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन सा आता है, तो 3 नंबर पे यहाँ आता है फुलरीन। फुलरीन ये सब आपने पढ़ रखे हैं अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। फुलरीन किसको कहा जाता है, जब 60 कार्बन एक फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं तो उसको हम फुलरीन नाम देते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फुलरीन। फुलरीन। इस फुलरीन के 2 नाम और होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं, तो देखो इस फुलरीन को क्या कहा जाता है, इस फुलरीन को कहा जाता है बक मिनिस्टर फुलरीन। बक मिनिस्टर फुलरीन क्यों, क्योंकि बक मिनिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, इसको इसलिए इसको बक मिनिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ लकड़ी का कोयला, बट वो बुझा हुआ कोयला होना चाहिए, सोनू यादव। ठीक है, दूसरा इसी का नाम क्या होता है, तो इसको बकी बोल भी कहते हैं। इसको बकी बोल क्यों, क्योंकि फुटबॉल की जो फुटबॉल होती है उसके जैसे आकार में होता है, बॉल जैसे आकार में, तो इसको बकी बोल भी
कहते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बकी बोल कार्बन के किस एलोट्रोप को बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे हम? फुलरीन को बोलेंगे। वही सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। तो देखो पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है। ये सबके मेल्टिंग पॉइंट याद करने हैं आपको। 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस। हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर भी पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 प्रकार का संकरण, sp2 प्रकार का संकरण। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, सूक्ष्म तकनीकी में, सूक्ष्म तकनीकी में क्या बनाने में, तो जो नैनो ट्यूब्स होती हैं या नैनो कार्बन जो होता है या नैनो चिप जो होती हैं, वो सब बनाने में काम आता है नैनो टेक्नोलॉजी में। एक यूज और भी है इसका, ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी, ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी। कैसे, तो देखो अब ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है। चलो ये तो समझ में आ गया कि मैम नैनो टेक्नोलॉजी में जो चिप बनती है, माइक्रोचिप बनती है, वो सब बनाने में काम आ जाते हैं। ठीक है, ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है मानव के शरीर में ड्रग, ड्रग का मतलब होता है कोई हैवी मेडिसिन, कोई भी एक हैवी डोज दे रहे हैं डॉक्टर, वो आपको माउथ की फॉर्म में नहीं दे सकते, ना ही आपके ब्लड में इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं, क्योंकि आपका माउथ भी खराब हो सकता है, आपका मुंह खराब हो सकता है, या आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या जो आपके ब्लड के अंदर कोई मतलब एंटीसेप्टिक तो नहीं कह सकते इसको निखिल दरिया, एंटीसेप्टिक नहीं कह सकते, है ना, या आपको डॉक्टर कोई भी एक ऐसी टैबलेट देना चाहता है, एक हैवी मेडिसिन देना चाहता है जो आपके ब्लड में नहीं दे सकता, डायरेक्ट खून खराब हो जाएगा, खून में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है, देखो ड्रग डिलीवरी का मतलब होता है किसी भी एक टारगेट ऑर्गन के ऊपर आपको ड्रग देनी है। कैसे, मान लो ये आपका फेफड़ा है, ये आपका लंग है, ये आपका फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर ट्यूमर बन गया हो, यहाँ पर गांठ बन गई, और आपने देखा होगा आजकल लंग कैंसर बहुत फैल रहा है, लंग कैंसर ज्यादा बीड़ी पीने से, ज्यादा स्मोकिंग करने से लंग कैंसर फैलता है। ठीक है, रोशन सिहाग जी थैंक यू सो मच। ठीक है, देखो मान लो इस फेफड़े के अंदर एक ट्यूमर बना हुआ है, एक गांठ बनी हुई है। अब डॉक्टर क्या करना है, डॉक्टर को इन गांठ रिमूव करनी है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इस सिर्फ इसी ट्यूमर के लिए आपको पर्टिकुलर कोई ड्रग देनी है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इस फुलरीन की एक माइक्रोचिप बनाएंगे और जो ड्रग देनी थी वो ड्रग इसके ऊपर लगा लेंगे। ड्रग का मतलब है हैवी डोज। ठीक है, और इस चिप को सर्जरी के थ्रू करके, सर्जरी वर्जरी करके, लेजर वेजर करके इस गांठ के ऊपर चिपका देंगे जो ट्यूमर बनी थी, और इसके अंदर जो ड्रग है वो काम क्या करेगी, वो काम करेगी इस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, इस गांठ को अलग अलग करने का काम करेगी। मतलब कोई भी एक टारगेट ऑर्गन के अंदर हमें कोई हैवी मेडिसिन देनी है, तो किसकी माइक्रोचिप बनाई जाती है, फुलरीन की माइक्रोचिप बनाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको याद भी रखना है कि किस कार्बन के एलोट्रोप का यूज ह्यूमन बॉडी में टारगेट पोर्शन पे ड्रग की डिलीवरी के लिए किया जाता है, तो कौन सा, फुलरीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। एक पॉइंट और याद रखना है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक आपने कौन सा बैड कंडक्टर पढ़ा, तो एक ही पढ़ा मैम, कौन सा, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सर, मिक्स करना, जैसे नहीं होती हाइब्रिड, नहीं बोलते हाइब्रिड ब्रांड है, ऐसे हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को मिक्स करना, अलग अलग क्वालिटीज वाली चीजों को मिक्स करना। कोई पूछ रहा है मुझसे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। तो ये तीन थे आपके एलोट्रोप। 4 नंबर पे कौन सा आता है, 4 नंबर पे आता है ग्रेफीन। इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये 4-5 बातें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर वाले को बोलते हैं हम ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है उसकी खोज हुई थी 2000 में, 2000 में। इसके बाद कार्बन का
कोई भी एलोट्रॉप नहीं आया, सिर्फ यही आया था लास्ट, इसके बाद नहीं आया। ठीक है, 2000 में इसकी खोज हुई, किसने की? तो गिल नाम के साइंटिस्ट ने की, और जिसके लिए 2010 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 2010 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। ग्रेफाइट कैसे बनता है? तो ग्रेफाइट को बनाया जाता है जो ग्रेफीन कैसे बनता है? तो ये ग्रेफाइट से ही बनता है। मैंने बोला ग्रेफाइट की लेयर्स में स्ट्रक्चर होती है, परत में बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, तो सिंगल लेयर को हटा दोगे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेफीन बोलते हैं। तो इसको बनाया जाता है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट की एक परतीय संरचना को ग्रेफीन कहते हैं। ग्रेफाइट की, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। सब सही चल रहा है? एक परतीय संरचना को ही ग्रेफीन कहते हैं। सब सही चल रहा है? हाँ, हाइब्रिड टोमेटो जैसे हाइब्रिड पोटैटो, जैसे जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की भी हाइब्रिड ब्रांड होती है। हाइब्रिड कार भी आती है, ये तो हमने पहली बार सुना। जल्दी बताइए। हरिंदर जी कह रहे हैं हम पहली बार आज लाइव क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब कैसे पढ़ाऊं मैं? लोट लोट के थोड़ा ना पढ़ाऊं, नागिन डांस करके पढ़ाऊं क्या मैं कि भाई नागिन डांस भी करो साथ में पढ़ाऊं भी तो आपको समझ में आएगा। इससे ज्यादा इजी वे में क्या समझाऊं मैं आपको? इजी भी नहीं है ये, टफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। गुड, सही चल रहा है? यस मैम, बिल्कुल यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, समझ में आना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको बिल्कुल समझ में आ जाता है। सिंगल लेयर को रिपीट किया करो तो ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती है उसमें से सिंगल लेयर को अलग कर दो, ग्रेफीन हो जाता है। आप पे ही, आप पर ही विश्वास है। अच्छा, सब समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, सब जबरदस्त चल रहा है। बिल्कुल विपिन जी, जबरदस्त ही चलना चाहिए, है ना। चलो अंजू मैम, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, पीएम मोदी जी हंस क्यों रहे हैं आप? चलो चले आगे स्टार्ट करें आप। हाँ ठीक है, एकदम मस्त। प्रिया मैम, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आ रहा है मैम, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बायोलॉजी क्लास है। देखो ये तुम लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेम टीचर के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है जब एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो जब मैं बायो पढ़ा रही थी तो आप में से बहुत सारे क्या कह रहे थे कि मैम हमें केमिस्ट्री पढ़ाओ। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग गई, मैम बायो पढ़ाओ। कल केमिस्ट्री होगा, फिर अगले वीक वापस बायो होगा। रुक जाओ, ठीक है, कैसे क्या पढ़ाना है वो मुझ पे छोड़ दो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ग्रेफीन जो होता है, देखो जब ग्रेफाइट से ही बनाया है तो ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर। तो ये भी क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस माइंड में सेट कर लो एक बात कि जो डायमंड है वो सिर्फ बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, इसका यूज बताएंगे, अभी रुक तो जाइए। अरे नहीं मैम, लड़कियां हमेशा मैम होती हैं, लड़के पागल होते हैं। मंजू मैम, मैम बोलना अच्छा लगता है हमें लड़कियों को, लड़के सर के लायक नहीं होते हैं। ट्राइंग टू डाउनलोड प्रैक्टिस बट देयर इज अ पीडीएफ अवेलेबल। ठीक है। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। दीपक पुरोहित जी, मदर ऑफ बायोलॉजी, कुछ भी बोलोगे आप। चलो देखो, तो ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद इसका एमपी कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब ग्रेफाइट की ही सिंगल लेयर को हटाकर आपने ग्रेफीन बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है तो आपका ग्रेफीन भी क्या होगा? गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp2। तो यहां पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो मैम sp2 ही यहां होगा। यहां पर भी कौन सा संकरण? तो यहां पर भी sp2 टाइप का। क्लियर है? अब आओ इसके यूज पे। हाँ, इसका यूज ज्यादा पूछा जाता है। इसका काम क्या आता है? इसका ये काम आता है मोबाइल में जो आपकी टच स्क्रीन है उस स्क्रीन को बनाने में काम आता है। टच स्क्रीन बनाने में, मोबाइल टच स्क्रीन। दूसरी जो आप एलईडी टीवी देखते हैं घरों में, जो टच वाले एलईडी आते हैं ना, एलसीडी एलईडी, है ना। हाँ, फुलरीन भी गुड कंडक्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये हीट के, हाँ हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल विष्णु जी सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आपका नाम दिख रहा है मनीष कुशवाहा जी।
या तो एलईडी टच स्क्रीन या मोबाइल टच स्क्रीन बनाने में। आपने देखा होगा इसकी खोज 2000 में हुई, तो 2000 के बाद ही आए होंगे आपके टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन, 4 या 5 या 6 में आए थे 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक यूज और, इसका यूज क्या होता है, ये काम आता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ही बार आया है, लास्ट सीजीएल के पेपर का भी क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कार्बन का कौन सा एलोट्रोप काम में आता है, कौन सा, ग्राफीन। बहुत सारी लेयर बना बना के ग्राफीन की इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाती है, इतनी ज्यादा लेयर्स आपस में चिपक के स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि यहाँ पर जो बुलेट होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है इस लेयर को। इसीलिए इसका यूज कहाँ आता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, चारों बता दोगे? बिल्कुल आपने सही बोला विपिन जी, यूज्ड इन एलईडी। हाँ, एलईडी के ऊपर लिखा हुआ भी आता है कि ग्राफीन की लेयर है ये, कभी आपने देखा हो तो ग्राफीन की लेयर होती है। ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये आपको याद रखना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट कार्बन का कौन सा एलोट्रोप बनाता है, तो ग्राफीन बनाता है, ग्राफीन बनाता है। हाँ, वो भी काम आते हैं पीएम मोदी जी, बिल्कुल। पॉलीकार्बोनेट भी काम आता है, पॉलीकार्बोनेट भी काम आता है, सिलिकॉन भी काम आता है, और आपका ग्राफीन की भी लेयर बनती है। इन सब की लेयर बना के पूरा का पूरा इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाती है कि उससे जो बुलेट होती है, आपकी जो गोली होती है, तो वो गोली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, गोली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ये आपके कार्बन के चारों एलोट्रोप थे। एलोट्रोप हमेशा फ्री फॉर्म में होते हैं। फ्री क्यों होते हैं, क्योंकि वो किसी से कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो एलोट्रोप हमेशा फ्री फॉर्म में होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन फेस किया था ये वाला, आपसे हुआ नहीं, तो अब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो इंजीनियर प्रदीप तिवारी, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपको समझा देंगे, आप चिंता मत करो। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी बता देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, हाँ, अब देखो नेक्स्ट, ये चारों एलोट्रोप याद कर लोगे, सबके मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा गुड कंडक्टर, कौन सा बैड कंडक्टर, किसका क्या यूज। अब आपको पढ़ना है कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, और यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं अभी आपको। देख, आप खुद बोलोगे कि मैम यस, ये तो हमने क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पढ़े हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है एग्जाम में। देखो, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कार्बन की सुप्त अवस्था। कंबाइंड का फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब कि कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़कर कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। ये तो एलोट्रोप था, है ना। अब कंबाइंड का मतलब क्या है, मतलब कार्बन को आपने किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ दिया तो कौन कौन सा कंपाउंड क्रिएट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई आप लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, आप क्या बोलोगे, मैम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पता होना चाहिए। मैंने बोला भैया आप कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ो, तो आप क्या बोलोगे, मैम मीथेन बन गया, इथेन बन गया, प्रोपेन बन गया, एथाइन बन गया, ऐसे एसिटिलीन बन गया। तो उन सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी आज तक बने हैं वो सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि आप कार्बन को OH ग्रुप के साथ जोड़ दो, आप क्या बोलोगे, मैम इथेनॉल बन गया, मीथेनॉल बन गया। उसके बाद आप मैंने बोला कि कार्बन को आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कीटोन ग्रुप, आप बोलोगे मैम एसीटोन बन गया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको सारे के सारे ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना, तो समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहला मैंने 1 नंबर में लिख दिया कि आप कार्बन को जोड़ दो विद ऑक्सीजन, मैंने यहाँ लिख दिया विद ऑक्सीजन, विद O2, चलो O2 लिख देती हूँ सीधा, आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी में हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब मुझे आज बताओ, अखिल श्रीवास्तव जी, मेरी फर्स्ट क्लास और मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो अखिल जी ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। हाँ हाँ, आपका नाम दिख रहा है, बिल्कुल। देखिए, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब मैं कार्बन को जोड़ूंगी तो क्या बनना चाहिए, मैम कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। अब जितने भी एग्जाम में आज तक कार्बन डाइऑक्साइड से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी पॉइंट बनते हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में आते हैं। अब क्या क्या, तो देखो, ये देखो क्या क्या,
सबसे पहला CO2 के बारे में पता होना चाहिए आपको कि मैंने बताया भी है, आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। आग बुझाती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बुझाती है? ऑक्सीजन की पावर कट करके बुझाती है। तो सबसे पहला इसका यूज कहाँ हो गया? तो मैम ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आती है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज, एक्सटिंग्विशर को क्या बोलेंगे हिंदी में? आग बुझाने वाला सिलेंडर। आग बुझाने वाला सिलेंडर। सीधा क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने वाली गैस का नाम बताओ। क्या नाम बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बुझा देती है? ऑक्सीजन की पावर कट करके बुझा देती है ना। नेक्स्ट दूसरा देखो। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो बायोलॉजी का चैप्टर है, यहाँ डिस्कस नहीं करना। हाँ, एक छोटी सी लाइन बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, एक समरी बता देती हूँ मैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, पानी कहाँ से लेते हैं? जड़ों। जड़ें क्या करती है? मिट्टी से इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। और ये दोनों को यूज में लेकर सनलाइट, प्रकाश, और क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस में अपना खाना, खाना बोले तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन को फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, और ये जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस क्या होता है और डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, यहाँ छोड़ दो। यहाँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, तो कौन सी? CO2। नेक्स्ट देखो, ये कहाँ काम आती है? ये कोल्ड ड्रिंक बोतल में भरी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं तो उसमें जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। या आप इसको बोल सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब समझते हैं? ड्रिंक दो टाइप की होती है, हार्ड वाली तो समझते ही होंगे, है ना। हार्ड का मतलब क्या है? जिसमें अल्कोहल, और जो सॉफ्ट वाली होती है वो मतलब जैसे कोका कोला, थम्स अप, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पूछे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो चिप्स का पैकेट आता है, जैसे कुरकुरे खाते हो, अंकल चिप्स खाते हो, उसके अंदर जो गैस भरी होती है, गैस ज्यादा होती है, चिप्स कम होती है, तो वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन बट यहाँ पर कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनिक एसिड, यूज्ड इन मेकिंग कार्बोनिक एसिड। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोनिक अम्ल बनाने में किया जाता है। अब मैम ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? जब आप पानी को CO2 की कांटेक्ट में लाओगे तो वहां से H2CO3 बन जाता है, और H2CO3 को ही क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिक एसिड। यही एसिड हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है। एज ए फर्मेंटेशन के लिए हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट देखो इसका यूज। नेक्स्ट इस CO2 का यूज क्या होता है? तो इस CO2 को आपने घरों में सोडा यूज करते हैं हम हमारे खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए। तो सोडे से, बेकिंग सोडे से टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, टू मेक फ्लफी, फ्लफी फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स हिंदी में क्या बोलेंगे? खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए। खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए, जैसे आप भटूरे में डालते हो, पूड़ी में डालते हो, जैसे आप केक में डालते हो, कौन सा सोडा डालोगे? NaHCO3। सब बता चुकी हूँ। यहाँ से कौन सी गैस? CO2 गैस निकलेगी, और वो क्या बनाएगी? तो वो क्या बनाएगी? तो फूड मटेरियल्स को फुलाने का काम कर देगी, फुलाने का काम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में आपको क्या पॉइंट पता होना चाहिए? इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। इट इज ए, अच्छा, इट इज ए मेन ग्रीन हाउस गैस लिखो। इट इज ए मेन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हिंदी में इसको बोलेंगे हरित गृह प्रभाव गैस है। हरित गृह प्रभाव गैस है। अब मुझे बताइए कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है?
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। निखिल दैया NaHCO3 सही बताया आपने, बिल्कुल जल्दी बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जल्दी बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैं वेट कर रही हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहा जाता है? फिर आगे स्टार्ट करूंगी मैं, पहले मुझे बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव किसको कहा जाता है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में भी यूज करते हैं इसको, जल्दी बताइए जल्दी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अर्थ लेयर जो होल कर देता है, ट्रैपिंग ऑफ सन रेडिएशंस। निखिल ने बहुत सही आंसर दिया। देखो, हमारे सन से बहुत सारी रेज आती हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट में सनलाइट आती है। अगर इतनी सनलाइट हो गई, अगर इतनी सनलाइट अगर अपनी धरती पे आ गई, अर्थ पे आ गई, एज इट इज आ गई हम लोगों तक, तो हम लोग कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, यहाँ पर जल जाएगा सब, लिविंग चीज तो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो क्या होता है, जब ज्यादा रेडिएशंस आती हैं हमारे सन से, तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी गैसेस हैं, वो उनको, उस सनरेज को या उन रेडिएशंस को क्या कर ले, उन विकिरणों को क्या कर देती हैं, वो ट्रैप कर देती हैं। जिसमें से एक कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ देखो, एक ने बहुत बोला, बहुत अच्छा बोला है। वायुमंडल से सूर्य से आने वाली किरणें परावर्तित होकर वापस नहीं जाती हैं, बिल्कुल सही बोला है आपने। हाँ, नवीन जी सही आंसर दिया। अब देखो, आपका कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कौन कौन सी गैस हैं जिनको हम हरित गृह प्रभाव गैस कह सकते हैं। तो मैं साइड में लिख रही हूँ कौन कौन सी गैस होती हैं जिनको हम, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग को की मदद करने के लिए। हाँ अभिषेक जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, कौन कौन सी गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। बहुत बार 4 ऑप्शन देगा आपसे एग्जाम में, और आपसे पूछेगा कि कौन इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आती है। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको मैंने स्टार किया। स्टार क्यों किया है? क्योंकि ये मेन गैस होती है। देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा था मेन गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा यहाँ पर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, जो एसिड रेन भी करती है ना, याद है ना? हाँ अभी बताऊंगी प्रवीण जी, यार तुम लोग ज्यादा आगे मत चला करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर होती है मीथेन, CH4, किसको क्या कहते हैं हम? मीथेन कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या आती है? यहाँ पर आती है वाटर वेपर, जल वाष्प की बूंदे, जल वाष्प, जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है पानी की, जल वाष्प, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद 5 नंबर पे आता है O3, O3 बोले तो ओजोन, ओजोन। और 6 नंबर पे आता है यहाँ पर CFC, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और 7 नंबर पे कौन सी आती है? तो 7 नंबर पे N2O, N2O, N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इस नाइट्रस ऑक्साइड का एक नाम और होता है, इसको कौन सी गैस बोलते हैं हम? लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसी आने वाली गैस। इस गैस को सूंघने के बाद आपको हंसी आती है, आप हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, हास्य गैस कहा जाता है इसको, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इतनी सारी गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस। यही ऐसे ही केमिस्ट्री पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में। वो केमिस्ट्री नहीं आती कंपटीशन एग्जाम में कि भाई यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री आती है यहाँ पर, है ना। चलो, तो ये सारे बता देंगे, ये सारी गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। बट मेन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पर, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? लाफिंग गैस होती है, हंसी आने वाली। नाइट्रस ऑक्साइड अगर आपने सूंघ ली, इसकी स्मेल ले ली आपने, तो आप 1-1.5 घंटे तक हंसते ही रहेंगे, हंसते ही रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपको हंसी हंसी फील होती है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं जिसको, बताऊंगी मैं आगे ना। हाँ, मेन गैसेस में निखिल भैया जी सबसे ज्यादा मेन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। क्या बात?
देखो CO2 यूज आती है ड्राई आइस बनाने में। ड्राई आइस को हिंदी में कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े थका हुआ क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि मोस्ट रेस्पॉन्सिबल गैस हम CO2 ही बोलेंगे, CO2 ही। तो बहुत बार एग्जाम में N2 एज ए, ठीक है। देखो ड्राई आइस बनाने में या सॉलिड CO2 बनाने में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला CO2 ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो कैसे बनती है वो बात की बात है, वो बाद में बताएंगे हम कैसे बनती है। कुछ प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन वगैरह प्रोसेस, वो हम बताएंगे तब पढ़ाएंगे। अब इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? हाँ, ड्राई CO2 ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्राई आइस। ये इजीली क्या होता है, इजीली मेल्ट नहीं होती है, ये इजीली मेल्ट नहीं होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है पूछे आपसे तो 78.5 डिग्री सेल्सियस, बट किस में? माइनस में। इतना ज्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होती है, ठंडी रहती है हमेशा। इसीलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, CO2 को, इस ड्राई आइस को। CO2 बोले तो सॉलिड CO2, और ये कहाँ यूज होती है, ये AC में यूज होती है। AC में ठंडक के लिए एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होती है, एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, ठंडा रखने वाला। हिंदी में बोलते हैं प्रशीतक के रूप में, ठंडा रखने वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लास्ट ईयर ग्राउंड के आया था ड्राई आइस, अच्छा पेपर में आया था, ग्रुप डी के पेपर में आया था। क्या क्वेश्चन था? हाँ सही बोला आपने, ऊर्ध्वपतन से मैम बनती है PM मोदी जी, सही बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेटर का जो ऊपर वाला आपको जो फ्रीजर होता है उसके अंदर भी गैस, इसके अंदर भी आपकी जो बर्फ जम जाती है वो भी इसी की वजह से जमती है। लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा ठंडी होती है निखिल दैया जी, नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछे CO2। इतनी सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी थी? अच्छा एक बात और याद रखनी है आपको CO2 के बारे में, ये जो CO2 होती है वो बायोगैस में भी होती है। बायोगैस का मतलब क्या होता है, गोबर गैस। जब काऊ मांस को या काऊ डंग को ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखते हो तो कुछ दिनों के बाद वहां से 3-4 गैसेज रिलीज होने लग जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है मीथेन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये 4 गैस रिलीज होती हैं। तो आपसे पूछे गोबर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल होता है CO2। ठीक है, फ्रिज में गैस नहीं होती, फ्रिज में लिक्विड नाइट्रोजन भरा जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। इतनी सारी बातें आपको कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखनी थी, और ये सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हर लाइन में यहाँ क्वेश्चन है। आपसे पूछे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस, CO2। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस, CO2। आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैस में मेन गैस कौन सी, CO2। कार्बोनिक एसिड बनाने में कौन सी गैस, CO2। ठीक है, और ड्राई आइस CO2। तो आपने जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो पहला कंपाउंड क्या बना, CO2, और दूसरा यहाँ पर B नंबर में मैंने लिख दिया CO। CO को क्या बोलते हैं, देखो CO को बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसके बारे में भी, क्योंकि CO2 का नेचर जो होता है वो फर्मेंटेशन के लिए भी होता है। चलो देखो CO के बारे में आपको क्या क्या बात याद करना, इसको कहा जाता है साइलेंट किलर गैस, साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो ध्यान से सुनो।
हाँ, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है एज एन एस्थेटिक। अरे सब बताएंगे, तुम लोग आगे बहुत चलते हो यार, इसलिए मैं तुम लोगों को नोट्स नहीं देती पहले। पता है उन लोगों को क्यों नहीं देती मैं चैप्टर के नोट्स? पहले दे दूंगी, पहले ही पढ़ के बैठ जाते हो, टीचर को कुछ समझते नहीं हो, अपने आप में बस कमेंट करते रहते हो। इसलिए मैं हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स देती हूँ, क्योंकि वैल्यू नहीं रहती है टीचर की। और टीचर की भैया वैल्यू नहीं बचेगी, टीचर क्यों पढ़ाएगा कैमरे के सामने खड़ा होकर? तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, पता है ऑफलाइन 5 घंटे पढ़ाना, ऑनलाइन 1 घंटे पढ़ाना बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में भैया बच्चे सामने होते नहीं है, कैमरे को देखकर बोलना होता है, इंसान पक जाता है बहुत, मेंटली एकदम आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट बोल रहा है 15 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा। अरे सनी तुम क्यों टेंशन लेते हो, रुक तो जाओ। देखो, इसको साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज मोस्ट soluble gas, it is most soluble gas in human blood, in human blood, in human blood। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? यह मानव के रक्त में, रक्त बोले तो खून में, रक्त में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस है। घुलनशील का मतलब क्या होता है? डिजोल्व होने वाली घुलनशील गैस है। ऑक्सीजन से भी ज्यादा ये घुलती है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, देखो देखो कैसे। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने सुना है ना, बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लग जाती है। जो अंगीठी का स्मोक होता है, जो धुआं होता है, उससे कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, आपने हीटर चला लिया, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आप सांस ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? अंदर आ रही है। अंदर कहाँ से आएगी? नोज से। नोज के बाद कहाँ जाएगी? विंड पाइप, श्वास नली में विंड पाइप से कहाँ जाएगी? लंग्स में। और लंग्स में हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है, जैसे ही हमारे फेफड़ों के अंदर आई तो ब्लड में क्या होता है? अब तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, पढ़ाया है मैंने। ब्लड में क्या होता है? HB फॉर हीमोग्लोबिन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इट इज मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ब्लड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? HbCO। इसका नाम होता है कार्बोक्सी मोनो हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी मोनो हेमोग्लोबिन। अब ये HbCO हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स के पास, हमारे कोशिकाओं के पास कौन सी गैस लेकर जाना? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है? अभी तक तो याद होना चाहिए था, किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का। क्या बनती है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने किसको रिप्लेस कर दिया? मैम यहाँ पर तो ऑक्सीजन बाइंड होना चाहिए था इस हेमोग्लोबिन के साथ, बट बाइंड कौन हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने किसकी पावर कट कर दी? ऑक्सीजन की। और अब हमारी सेल्स के पास पहुंचना क्या चाहिए था मैम? HbO2। ये जाना चाहिए था, बट अब क्या पहुंच रहा है? HbCO। और HbCO पहुंच रहा है, इसका मतलब किसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ? ग्लूकोज का। क्या नहीं बनी? एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। तो अब हमारी सेल्स के पास, हमारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी नहीं है। और भैया किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमारे सारे ऑर्गन्स के पास ऊर्जा की कमी, एनर्जी की कमी, सारे ऑर्गन स्ट्रोक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, काम करना बंद कर देगा। हार्ट ने ब्लड को सर्कुलेट करना काम कर दिया, ब्लड ने ऑक्सीजन या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई बंद कर दी, लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, फेफड़ों ने, ऐसी आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, सारे ऑर्गन्स खत्म। इंसान तड़प तड़प के इंसान मर जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है इसको? साइलेंट किलर गैस बोला जाता है। साइलेंट किलर इसलिए साइलेंट किलर बोलते हैं कि इंसान को तड़प तड़प के मार देता है, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब। अरे भैया साइलेंट किलर का मतलब क्या है? पता भी नहीं लगा कब आपकी डेथ होगी सपना में, उसको बोलते हैं हम साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। आपको कब पता लगेगा? जब आपको अटैक पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि
कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या कौन सा पिगमेंट डाल लेती है, तो HbCO। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी डीजल वाली गाड़ी में आप जा रहे हैं तो जाम वाम में आप फंस गए, अगर आपके शीशे बंद है, गाड़ी के मिरर बंद है, तो डीजल वाले की गाड़ी के इंजन से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा वहां से, तो धीरे 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 आपको, अगर आपके शीशे बंद है, अगर वेंटिलेशन नहीं है, तो आप धीरे 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 आपको सफोकेशन फील होने लग जाती है, आपका अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका विंड पाइप फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, सोए हुए मर जाते हैं, सोए हुए इंसान भी मर जाता है। जैसे आपने हीटर चलाया, आप सो गए, सुबह उठोगे ही नहीं, आप तो साइलेंट किलर हो गए ना सपना में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दो गैस बनाने में काम आती है। कौन कौन सी गैस बनाने में काम आती है, देखो ये ध्यान से सुनना। पहली गैस का नाम है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस सेम नाम हिंदी में होता है। अब ये गैसेस क्या काम आती हैं, तो ये फ्यूल, एज ए फ्यूल काम आती है। ईंधन वाले चैप्टर में वापस पढ़ोगे, फ्यूल वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इंडिया में तो बहुत कम है, बाहर के कंट्रीज में इनको एज ए फ्यूल यूज लेते हैं। एक गैस होती है प्रोड्यूसर गैस और एक होती है वाटर वेपर गैस। वाटर वेपर गैस, इसको हिंदी में कहा जाता है भाप अंगार गैस। ये आरआरबी के पेपर का क्वेश्चन है, ये वाटर वेपर गैस वाला। वैसे दोनों ही पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं। देखो वाटर वेपर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम कौन सी गैस बोलते हैं, वाटर वेपर गैस। यही पूछा है, जेईई के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हाँ वाटर गैस भी बोलते हैं इसको, वाटर वेपर गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ये अपने इंडिया में बहुत कम है, बाहर इन दोनों को एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं, ईंधन के रूप में गाड़ी वाड़ियों में। जैसे हमारे यहाँ सीएनजी यूज होती है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज में प्रोड्यूसर गैस और ये भी यूज होती है। ठीक है, सही बताया आपने अभिषेक कुमार जी, सही आंसर दिया आपने। ठीक है, अरे सनी जी बिल्कुल हो जाएगा सिलेबस, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तुम हम पे ट्रस्ट भी कर रहे हो और हम पे मतलब वो भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हो। आप ट्रस्ट तो रखो, अगर आपको हम पे ट्रस्ट है, आप बोल रहे हैं कि मैम आपके भरोसे साइंस है, तो आप थोड़ा ट्रस्ट तो बना के रखो, हो जाएगा। नहीं हो पाएगा।